हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम जो है एक नया टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे और नया सब्जेक्ट जो स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ाएंगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसको पढ़ाने से पहले मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि लास्ट एक डेढ़ महीने से जो है मैं वीडियो नहीं बना पाया था, क्योंकि मेरे भी कोई एग्ज़ाम वगैरह थे तो उसकी वजह से मैं प्रिपरेशन में लगा हुआ था। बट अब वो ख़त्म हो गए हैं, तो अब हम जो है दोबारा से वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज से रेगुलर वीडियो आएंगी। जो पहले वीडियो देखते थे उनको पता होगा कि पहले से हम जो है बीएनएस की कंप्लीट और बीएनएसएस की कंप्लीट सीरीज हम करा चुके हैं, और एविडेंस एक्ट भी साथ साथ चल रहा है। और इसके साथ साथ ही हमने कुछ माइनर लॉज करवाए थे, जैसे कि डीवी एक्ट करवाया था, प्रोबेशन एंड ऑफेंडर एक्ट करवाए थे, और जेजे एक्ट की भी कुछ लेक्चर्स हमने जो है करवाए थे। हालांकि कंप्लीट नहीं हो पाया था, बट आप दोबारा से स्टार्ट करते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। जो अधूरे रह गए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जो है हम प्री के हिसाब से पढ़ेंगे, क्योंकि मेंस के हिसाब से हम इसको दोबारा जब कवर करवाएंगे इसको। ठीक है, क्योंकि अभी राजस्थान ईपीओ का भी एग्जाम है, तो वो भी देख लेंगे। जो बच्चे राजस्थान ईपीओ का देंगे, जो भी दोस्त देंगे, वो अपना चाहे तो इससे कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम सबसे पहले आर्टिकल नंबर 1 पर। दूसरा आर्टिकल नंबर 1 करने से पहले जो है इसके बारे में, इसके प्रीएम्बल के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, प्रीएम्बल प्रीएम्बल में से काफी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, प्रीएम्बल में क्या है, सबसे पहले ये बताइए कि आप प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं, करंट में, अभी के टाइम पे। ठीक है, प्रीएम्बल पार्ट है या नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, दो आंसर देने, यस या नो। करंट के टाइम पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अकॉर्डिंग प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। ठीक है, एक केस था इन री बेरूबरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, एक मिनट, दिल्ली का था शायद से, इन री बेरूबरी वर्सेस यूनियन एक्सचेंज एंड एआईआर 1960 था। ठीक है, देख लेना क्या नाम था, इन री बेरूबरी एक्सचेंज एआईआर 1960 का था शायद से। ठीक है, ये केस था जिसमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इसीलिए जो है प्रीएम्बल को अमेंड नहीं किया जा सकता। सवाल ये था कि क्या प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है और क्या ये जो है इसका पार्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इसको जो है केशवानंद भारती, ठीक है, केशवानंद भारती वर्सेस केरला, ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया नहीं, केरला, स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, इस केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है और प्रीएम्बल को जो है अमेंड किया जा सकता है। ठीक है, और कितना अमेंड किया जा सकता है ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना। क्या जो ये जो अमेंडमेंट किया था जिसमें ये जोड़े गए थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ये जो वर्ड जोड़े गए थे, तो क्या इनको अब हटाया जा सकता है? मुझे इसका जवाब आप जो है कमेंट में जरूर बताना। बाकी इसका जवाब मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, वीडियो सही भी है तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है छोटा है। तो अब आते हैं आर्टिकल नंबर 1 पर। तो आर्टिकल नंबर 1 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 1 कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। ठीक है, आर्टिकल 1, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। ये कहता है जो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो फर्स्ट इसका कहता है कि भारत जो है वो क्या होगा, अर्थात इंडिया वो राज्यों का संघ होगा। ठीक है, भारत अर्थात इंडिया
इसके ऊपर भी बहुत बहस चली थी कि इन दोनों में से क्या नाम रखना चाहिए। ठीक है, इंडिया रखें भारत रखें पहले। तो इसको भारत अर्थात इंडिया जो राज्यों का संघ है। तो भारत क्या है अगर आपसे कोई पूछे तो भारत एक राज्यों का संघ है, याद रखना इस चीज को। ठीक है, एक तो गर्मी इतनी ज्यादा है ना, पूछो मत, सफोकेशन हो रही है कमरे में। दूसरा, अच्छा सेकंड पॉइंट इसका क्या है, इसका मतलब समझ गए ना कि जो भारत है वो जो है बहुत सारे स्टेट से मिलकर बना है, अर्थात वो एक राज्यों के संघ से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, भारत अर्थात इंडिया जो कि क्या है, राज्यों का एक संघ होगा। उसके बाद सब क्लोज 2 कहता है राज्य और उनके राज्य क्षेत्र में वे होंगे जो पहली अनुसूची में दिए गए हैं। तो बात आती है कि राज्य और राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में। तो राज्य कौन होंगे, राज्य वो होंगे जो कि शेड्यूल 1 में दे रखे हैं। ठीक है, राज्य और उसका क्षेत्र वो होगा जो शेड्यूल 1 में दे रखा है। शेड्यूल 1 में आप पीछे देख लेना, सभी स्टेट्स के नाम दे रखे हैं और यूनियन टेरिटरीज के दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड, भारत के राज्य क्षेत्र में, ये इंपॉर्टेंट है, भारत के राज्य क्षेत्र में फर्स्ट 3 चीजें कहता है। ए, राज्यों का राज्य क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र इंक्लूड होता है, पहला स्टेट की जो टेरिटरी होती है वो इंक्लूड होती है। ठीक है, टेरिटरी ऑफ स्टेट्स, राज्यों का राज्य क्षेत्र। बी, उसके बाद सेकंड क्या कहता है, सेकंड कहता है कि पहली अनुसूची में निर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, जो शेड्यूल 1 में जो क्षेत्र दे रखा है ना संघ का, वो इसमें इंक्लूड है। ठीक है, शेड्यूल 1 का। सी क्या कहता है, सी कहता है ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं या समाविष्ट हो। ठीक है, ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। इसका मतलब जानते हैं आप, अर्जित किए जाएं, अर्जित किए जाए का मतलब यदि इंडिया जो है किसी और स्टेट पर, इट मींस किसी और कंट्री पर जो है अटैक करके उसकी किसी जमीन को एक्वायर कर लेता है, तो उसको भी हम जो है एज ए स्टेट मानेंगे। ठीक है, अर्जित कर लेता है का मतलब यही होता है कि इंडिया यदि किसी दूसरी कंट्री पर जो है अटैक करके किसी क्षेत्र को एक्वायर कर लेता है, तो उस क्षेत्र को भी हम इंडिया का ही पार्ट मानेंगे, उसी को हम संघ मानेंगे। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल नंबर 2 पर। स्लो करने का देखो टाइम नहीं है, हाँ हो सकता है कि कुछ चीजें छूट जाएंगी, बट प्री के हिसाब से आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, आप बेफिक्र होकर जो है कर सकते हैं इसको। ठीक है, आर्टिकल 2 क्या कहता है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। तो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कैसे हो सकता है, नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना बताओ कैसे होगा। यदि कोई नया राज्य जो है बनाना है, ठीक है, नया राज्य बनाना, तो वो कैसे बनेगा, ये क्या कहता है, संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों और शर्तों पर जो ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना कर सकती है। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि पार्लियामेंट यदि चाहे तो वो जो है नया राज्य, कोई नया स्टेट जो है वो बना सकती है और स्टेट की बाउंड्रीज को भी वो चेंज कर सकती है। तो इसमें किसके पास पावर है, संसद के पास ये पावर है कि वो जो है कानून के द्वारा लॉ पास करके जो है एक नए राज्य का गठन कर सकती है। और वो नए राज्यों का जो लॉ पास होता है वो किस लॉ के अकॉर्डिंग होता है, तो स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1956 का एक एक्ट है, आप उसको जाकर के देखना। जब जब ये देश आजाद हुआ था तो उस टाइम पर जो है स्टेट्स को 3-4 कैटेगरी में बांटा था, ए बी सी एंड डी। ठीक है, इन कैटेगरी में कुछ ऐसे स्टेट्स थे जो कि अंग्रेजी, जो समय अंग्रेज सरकार के गवर्नर थे वो थे, जिनको वो गवर्न कर रहे थे उनको ए स्टेट बोल दिया। ठीक है, बी स्टेट वो थे जिनको कि जब राजा महाराजा जो थे वो अपने स्टेट को ओन कर रहे थे तो उनको बी स्टेट बोल दिया। सी उनको बोल दिया कि जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपना गवर्नर अपॉइंट करती थी। डी उनको बोल देते जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपना लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है अपॉइंट करती थी। तो इस तरीके से जो कुछ 4 स्टेट थे ए बी सी डी करके अलग अलग थे। ठीक है, तो 1956 में जो है संसद में जो है एक कानून पारित होता है स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1956 के नाम से। उसके बाद में जो है इन सभी कैटेगरीज को हटा दिया गया और सिर्फ उसको सभी स्टेट्स को इक्वल कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद ये कैटेगरीज हटा दी गई
लेकिन इसमें से भी यदि सवाल आए तो आप बता देना कि स्टार्टिंग में 4 कैटेगरी थी, ए, बी और सी, डी, ठीक है। 4 कैटेगरी में मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट जो था उसमें अंग्रेजी कोई गवर्नर था, जिन प्रांतों पर अंग्रेज सरकार ने रूल किया था और वहां पर जो गवर्नर था वो। सेकंड में कौन था, जिसमें राजा महाराजा रूल करते थे, उनके अंदर जो स्टेट था वो। थर्ड में सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे गवर्नर अपॉइंट करती है, और डी में सेंट्रल गवर्नमेंट जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया था। तो उन स्टेट्स को बोलते हैं। टोटल 29 थे शायद से, है ना। देख लेना कितने यूनियन टेरिटरी थी और क्या क्या था। 21 थे, 7-8 थे, देख लेना आप लोग, ठीक है। तो संसद के पास ये पावर होती है कि वो लॉ बना करके जो है किसी भी नए राज्य को प्रवेश करवा सकती है। अब आते हैं 3 पर, आर्टिकल 3। तो आर्टिकल 3 क्या कहता है, नए राज्यों का निर्माण। थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है, बट अगर नहीं करवाऊंगा तो फिर काम नहीं बन पाएगा, ठीक है। आर्टिकल 3 क्या कहता है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य क्षेत्रों में परिवर्तन और सीमाओं या नामों में परिवर्तन। देखिए, तो पार्लियामेंट जो है इसमें 3 चीजें बोली गई हैं। पहला, नए राज्यों का निर्माण, ठीक है, यहाँ पे स्टेट की बात कर रहा हूं मैं। दूसरा कहता है वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं में नाम परिवर्तन। दूसरा, वर्तमान में सीमा जो है और नाम परिवर्तन। यदि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो किसी भी स्टेट का नाम बदल सकती है, याद रखना। और किसी भी स्टेट की सीमा को भी चेंज कर सकती है। किसी भी स्टेट को तोड़ करके दूसरा स्टेट बनाया जा सकता है, जैसे कि अभी तेलंगाना बनाया गया था, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है, पार्लियामेंट में बाय लॉ, संसद जो है कानून के द्वारा सॉरी, for a new state of by separation of territory from any state or by uniting two or more state or part of state by uniting any territory of a part of any state। तो ये कहता है कि संसद जो है पार्लियामेंट लॉ के द्वारा, पार्लियामेंट क्या कर सकती है, किसी एक जो एक स्टेट है उसको तोड़ करके 2 में डिवाइड कर सकती है कि नहीं, 2 स्टेट को एक साथ जोड़ सकती है या फिर उनकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। तो पार्लियामेंट तीनों काम कर सकती है। पहला, नाम में परिवर्तन कर सकती है, यस, ठीक है। दूसरा क्या है, ये कहता है कि 2 या अधिक राज्यों को, 2 और मोर स्टेट, इनको जो है क्या कर सकती है, एक स्टेट बना सकती है। 2 और मोर स्टेट को मिलाकर एक राज्य बना सकती है, या फिर एक राज्य को 2 राज्य बना सकती है, ठीक है, याद रखना। या फिर 2 राज्यों के किसी एक, मतलब कि मान लीजिए ये 2 स्टेट है, ठीक है, ये 2 स्टेट है। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसके पास ये पावर है कि वो इस स्टेट के कुछ भाग को, इस स्टेट के कुछ भाग को मिला करके एक नया स्टेट बना सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी अथॉरिटी है, वो चाहे तो स्टेट को किसी भी तरीके से कर सकती है। अच्छा, दूसरा सवाल आप मेरे को ये बताओ कि क्या जो है स्टेट के पास भारत से अलग होने का राइट है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ठीक है। आपको पता है कि वहां पे भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जो अलग अलग है, ठीक है। तो क्या वहां पर जो है हर राज्य को अलग होने का अधिकार है अमेरिका से, जब भी कोई राज्य चाहे तो वो अलग हो सकता है। तो क्या आप मेरे को ये बताओ कि क्या भारत का भी कोई राज्य भारत से बाहर या भारत से अलग हो सकता है? तो इसका आंसर है नो। और ऐसा क्यों? जब हम आर्टिकल 1 पढ़ा और उसका फर्स्ट पॉइंट जब हमने पढ़ा, आर्टिकल 1 का लाइन नंबर 1, तो उसमें कहा था भारत क्या है, भारत तथा राज्यों का संघ है। भारत एक राज्यों से मिला हुआ संघ है, ठीक है। जबकि अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है, वहां पर एक संधि होती है, उस ट्रीटी के जरिए जो है सभी स्टेट एक साथ रहते हैं। और कोई भी स्टेट चाहे तो उस ट्रीटी को तोड़ करके जो है अपना अलग हो सकता है। तो याद रखिएगा, भारत जो है, भारत के राज्य जो है भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं सही भी किया गया है। क्यों? क्योंकि अगर कहीं पर जो है किसी गवर्नमेंट, किसी भी पार्टी की कोई गवर्नमेंट आ जाती है और वो हार जाती है, तो वो क्या करती है, उसको लगता है कि मैं हारने वाला हूं, तो वो क्या करेगी, भारत से बाहर निकल जाएंगी। ऐसे कर करके धीरे धीरे कर करके जो है, और इंडिया में कुछ भी पॉसिबल था।
इस चीज को जो है पहले ही भांप लिया था सभी लोगों ने, जितने भी उस समय जो लॉ मेकर थे उन्होंने सबने पहले ही जो है इंडिया की स्थिति को जान लिया था और उस तरीके से लॉ को डिजाइन किया कि स्टेट जो है वो इंडिया से अलग ना हो पाए और उनके सामने जो है ऐसा कोई ऑप्शन ना हो। ठीक है, तो स्टेट जो है वो इंडिया से अलग नहीं हो सकता, इस चीज को याद रखना। अब आते हैं इसके सेकंड पॉइंट पर, बी पर। तो ये था ए, नाउ बी। बी क्या कहता है? बी कहता है कि जो पार्लियामेंट है वो राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है। ठीक है, संसद क्या कर सकती है? क्षेत्र बढ़ा सकती है राज्य का। नाउ सी, सी क्या कहता है? किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है। उसके बाद डी कहता है किसी राज्य की सीमाओं का परिवर्तन कर सकती है। तो अगर कोई सीमा में चेंजमेंट भी करना है, ठीक है, टेरिटरी में अगर कोई चेंजमेंट करना है तो उसको जो है पार्लियामेंट कर सकती है। नाउ उसके बाद डी आता है, ये कहता है, सॉरी डी में तो परिवर्तन था। उसके बाद ई कहता है किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, नाम चेंज कर सकती है। ये भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है, संसद के पास, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट की, संसद के पास ये पावर होती है। अब आते हैं इसका एक प्रोविजो है। प्रोविजो क्या कहता है? प्रोविजो कहता है इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना और जहां विधेयक के अंतर्गत उस प्रस्ताव का प्रभाव राज्यों में से किसी की क्षेत्र सीमा या नाम पर पड़ता है, वहां जब तक उस राज्य के विधानमंडल द्वारा उस मामले पर विचार ऐसी अवधि के भीतर जो निर्दिष्ट की जाए, अतिरिक्त अवधि के भीतर राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात की जाए, प्रकट किए जाने का विधेयक राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित नहीं कर दिया गया है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त नहीं हो गई है, संसद के किसी सदन में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। तो ये क्या कहता है? पहला तो ये बात करता है कि फर्स्ट, कि जो विधेयक होगा वो राष्ट्रपति की सिफारिश के से ही पास किया जाएगा। और उसके बाद जो सेकंड बात ये कहता है, सेकंड बात इसमें कहता है कि जो विधेयक पास किया जा रहा है और जिस स्टेट पर उस विधेयक का असर पड़ना है, मतलब कि मान लीजिए आपको कि आपको तमिलनाडु को तोड़ना है, ठीक है, मान लेते हैं आपको हरियाणा को तोड़ना है, ठीक है, तो हरियाणा को तोड़ना है और राजस्थान का कुछ हिस्सा लेकर के जो है क्या करना है, एक स्टेट बनाना है आपको, इन दोनों को तोड़ करके जो है एक स्टेट बनाना है। तो अब सबसे पहले जो है जिन एरियाज पर इसका इफेक्ट पड़ेगा, मतलब कि राजस्थान और हरियाणा की गवर्नमेंट ये क्या करेंगी, ये अपने अपने विधानमंडल में जो है इस पर विचार करेंगी और अपना जो है विचार एक निश्चित समय अवधि के भीतर जो है अपना उसको किसको भेजेंगी, उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति को, अपने विचार विमर्श को राष्ट्रपति के पास भेजेंगी और राष्ट्रपति उस पर विचार करने के बाद यदि उसको लगता है कि नए राज्य नहीं बनाना चाहिए तो वो बिल को प्रस्तावित नहीं करेगा, और यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि नहीं स्टेट बनाना चाहिए तो वो जो है विधेयक पारित कर सकता है और पार्लियामेंट के किसी भी सदन में भेज सकता है विधेयक को सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद प्रोविजो है। प्रोविजो क्या कहता है? इस अनुच्छेद के खंड ए और खंड ई में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र है, किंतु परंतु में राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। आर्टिकल इन द क्लोज ए और टू ई। तो ए और टू ई इन दोनों की बात हो रही है, याद रखना, ए और ई के। इसके इंक्लूजन में जब भी पढ़ा जाएगा तो स्टेट में क्या इंक्लूड होगा? स्टेट में हमेशा जो है स्टेट इंक्लूड यूनियन टेरिटरी, स्टेट में जो है यूनियन टेरिटरी भी इंक्लूड होगी, याद रखना। ठीक है, लेकिन उसके बाद आगे कहता है स्टेट डज नॉट इंक्लूड ए यूनियन टेरिटरी बट इन द प्रोविजो, स्टेट में जो है वो यूनियन टेरिटरी इंक्लूड नहीं होगी। सिर्फ किसके रेशियो के लिए बोल रहा है ये? ई और ए के लिए। ई और ए क्या है देखिए, अल्टर द नेम ऑफ द स्टेट, यदि किसी को स्टेट का नाम चेंज करना है, यूनियन को, यदि पार्लियामेंट को स्टेट का नाम चेंज करना है और उस स्टेट के साथ में जो है यूनियन टेरिटरी भी है, जैसे पंजाब एंड हरियाणा के पास क्या है, चंडीगढ़ है, ठीक है, तो अगर स्टेट का नाम चेंज होता है तो उस इंक्लूजन में क्या है, तो उसमें जो है स्टेट के अंदर यूनियन टेरिटरी भी आएगा और उसका नाम भी जो है चेंज होगा। आगे कहता है ए क्या कहता है? ए तो कहता है कि दो राज्यों को मिलाकर के एक राज्य बनाया जा सकता है। तो उस संदर्भ में जो है इस स्टेट के अंदर जो यूनियन टेरिटरी इंक्लूड है, बट अगर स्टेट गवर्नमेंट को कुछ काम करना है, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ भी करना है, तब स्टेट की परिभाषा में जो है यूनियन टेरिटरी इंक्लूड नहीं है। आया समझ में? ये कहता है इसका प्रोविजो। चौथे पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, चौथा आप छोड़ देना। अब आते हैं पांचवा। कितनी वीडियो बन गई?
20 ही मिनट की है, 10 मिनट की और कर लेते हैं। चलो जल्दी जल्दी से करते हैं, इनमें ना 5 6 7 में कुछ भी नहीं है, ये सब छोटे छोटे हैं, ज्यादा टाइम तो वैसे भी नहीं है। आर्टिकल 5, आर्टिकल 5 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, जो कि पार्ट बी है, इसका याद रखना, ठीक है। ये आप लोगों का काम है कि पार्ट ए पार्ट बी आपको कहां से कहां तक है वो आपको याद रखने की जिम्मेदारी, ठीक है। इनको इन सब चीजों को मैं बताऊंगा नहीं। अब आते हैं पार्ट बी पर। पार्ट बी का आर्टिकल नंबर 5, सॉरी पार्ट बी आर्टिकल नंबर 5, सिटीजनशिप ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता क्या है? इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है, वो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, जो माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवास करता था। तो मतलब संविधान बनने के समय, याद रखना क्या बोलता है, संविधान बनने के समय फर्स्ट बोलता है जो भारत में जन्मा हो, ठीक है। पहला, संविधान बनने के समय, याद रखना संविधान बनने के समय प्रत्येक व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो। उसके बाद बी क्या कहता है? जिसके माता पिता में से कोई भी भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा, फादर या मदर में से कोई भी एक, फादर और मदर में से कोई भी एक जो है क्या हो, भारत में उन्होंने जन्म लिया हो, ठीक है। उसके बाद सी कहता है जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवास कर रहा हो। सी कहता है कि विभाजन से पहले वो कम से कम 5 साल तक जो है भारत की टेरिटरी में रह रहा हो, वो क्या होगा, वो भारत का नागरिक होगा। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 6 पर। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने के लिए कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। देखिए नो, नागरिकता का जो है उसको मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अभी हम जो है सिर्फ आर्टिकल आर्टिकल कर लेते हैं, क्योंकि नागरिकता के ऊपर भी जो एक वीडियो बनेगी कि नागरिकता कैसे प्राप्त करी जा सकती है, कैसे छोड़ी जा सकती है, कि इसका जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र नहीं है, और इसका एक नागरिकता अधिनियम 1956 है, जिसको मैं आर्टिकल आपको 5 6 7 8 9 तक पढ़ाऊंगा। उसमें कंप्लीट डिटेल में आपको अभी जो अगली वीडियो आएगी उसी में बता दूंगा, ठीक है। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। तो ये कहता है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत को, मतलब कि आर्टिकल 6 कहता है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए थे, जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए थे उनके राइट्स के बारे में बात करता है कि उनको नागरिकता, उनकी नागरिकता के बारे में। अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र में उस समय पाकिस्तान के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र को प्रव्रजन किया है, इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा। मतलब कि जो व्यक्ति विभाजन के समय जो है, विभाजन के समय इंडिया में आया है तो उसको भी इंडियन सिटीजन समझा जाएगा। फर्स्ट तो ये। दूसरा, फर्स्ट अब क्या कहता है इसके आगे देखो, फर्स्ट पॉइंट कहता है यदि वह उसके माता या पिता में से कोई भी, जिसके पितामह या मातामही में से कोई भी भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा हो। पहली बात, या तो उसके फादर और मदर, कौन व्यक्ति समझा जाएगा जो भारत से, पाकिस्तान से भारत आया था, कौन व्यक्ति इंडियन सिटीजन समझा जाएगा? पहला तो यही है कि वो टाइम रहते भारत आ गया हो, ठीक है, 5 साल तक। दूसरा कहता है फादर और मदर, इनमें से कोई भी व्यक्ति जो है क्या हो, वो भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत भारत में जन्मा हो, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी जो है 1935 का भारत शासन अधिनियम 1935 में जन्मा हो भारत में, वो व्यक्ति क्या समझा जाएगा, वो इंडियन सिटीजन समझा जाएगा। आगे कहता है कि या तो ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर, और ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर, ठीक है। इन ये दोनों जो है, यदि इनमें से भी कोई एक व्यक्ति, मतलब आपका दादा या दादी कोई भी जो है तो भारत में जन्मा था, भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित था कि वो भारत में जन्मा था, तो उसको भी जो है इंडियन सिटीजन समझा जाएगा ना। उसके बाद आता है बी, बी का क्लॉज 1। ये क्या कहता है? जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार प्रयोजन किया है, तब यदि वह अपने प्रयोजन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र की मामूली तौर से निवास कर रहा है, मतलब कि वो
19 जुलाई 1948 से पहले, इस डेट को याद रखना, 19 जुलाई 1948 से पहले यदि वो भारत आ गया है तब भी उसको जो है इंडियन सिटीजन समझा जाएगा। अंडरस्टैंड? नाउ इसका सेकंड पॉइंट, बी का सेकंड पॉइंट, ये क्या कहता है? जबकि वह व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद इस प्रकार प्रजनन किया है, जब यदि वह नागरिकता प्राप्त कर लेने के लिए डोमिनियन की सरकार द्वारा विहित रूप से और रीति के उसके द्वारा इस संविधान के प्रारंभ से पहले उसके अधिकार को, तो इतना ही याद रखना बस, ठीक है, कि वो जो है 19 जुलाई 1948 से पहले जो है भारत में आ गया हो और उसके बाद यदि वो आया है तो उसने वहां जो गवर्नमेंट थी, उसके बाद डोमिनियन गवर्नमेंट थी, उससे जो है परमिशन ली हो और वहां पर रह रहा हो, तब जो है उसको इंडियन सिटीजन समझा जाएगा। मैं एक बार देखता हूं, सॉरी दोस्तों। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 7 पर। तो आर्टिकल नंबर 7 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 7, पाकिस्तान को प्रजनन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, मतलब कि जो इंडिया से भारत गए हैं, सॉरी इंडिया से पाकिस्तान गए हैं, इंडिया से पाकिस्तान, ठीक है, उनके नागरिकता के अधिकार क्या होंगे? तो उनकी पहली बात तो ये कि उनकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 में से किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत के राज्य क्षेत्र में ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रजनन किया है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। मतलब कि डेट याद रखना, 1 मार्च 1947। इससे पहले पहले जो भी व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए उसको जो है इंडियन सिटीजन नहीं समझा जाएगा। समझे? और यहां पे याद रखना, यहां पर जो व्यक्ति आया था 19 जुलाई 1948 तक जो व्यक्ति भारत आया था पाकिस्तान से, उसको इंडियन सिटीजन समझा जाएगा, लेकिन जो चला गया 1 मार्च 1947 से पहले पहले उसको इंडियन सिटीजन नहीं समझा जाएगा। इसके बाद प्रोविजो है। प्रोविजो क्या कहता है? परंतु इस अनुच्छेद की कोई भी बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रजनन करने के बाद भारत के राज्य क्षेत्र को ऐसी अनुज्ञा के अधीन लौट आया हो और पुनर्वास के लिए स्थायी रूप से लौट आया हो और राज्य क्षेत्र के विधि के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन दी गई प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बारे में अनुच्छेद 6 के खंड बी के प्रयोजन के लिए यह समझा जाएगा कि वह भारत के राज्य क्षेत्र को 19 जुलाई 1948 के पश्चात प्रजनन किया है। सिंपल एक बात कहता है कि यदि कोई व्यक्ति पहले इंडिया से पाकिस्तान चला गया और फिर वो पाकिस्तान से इंडिया लौट कर आता है और 19 जुलाई 1900 और फिर वो जो है लौट करके आता है 6 के क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वहां की परमिशन लेने के बाद वो रहता है, तो उसको जो है बाद में 5 साल जब वो रहेगा तो उसको सिटीजनशिप भले ही मिल जाए लेकिन उसको इंडियन सिटीजन नहीं समझा जाएगा, क्योंकि वो 19 जुलाई 1900 उसको ऐसे समझा जाएगा जैसे वो 19 जुलाई 1948 के बाद वहां पर आया है। अंडरस्टैंड? तो अभी के लिए जो है दोस्तों इतना ही काफी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आगे करेंगे इसको। अभी गर्मी भी इतनी ज्यादा है ना, आप देख ही रहे हो चेहरे पर कितना पसीना आ रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।